स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके बाद हम ऑडिटिंग को देखेंगे और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस ऑडिटिंग, इन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग अभी तक जो स्टैंडर्ड्स सीख चुके हैं, दे आर IS2, IS7, IS16। IS2 क्या है? एवरीथिंग वी डिस्कस अबाउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इट वाज IAS2। और अभी रिसेंटली जो हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का टॉपिक कंक्लूड किया, दैट वाज IAS7। और नॉन करंट एसेट्स के हवाले से वट एवर वी डिस्कस, जैसे डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स, उनकी रिकॉर्डिंग, डिस्पोजल, और अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है उसको कैसे वर्कआउट करना है, इट वाज IS16। तो अभी जो नेक्स्ट हमारे सिलेबस में हैं वो कौन से हैं? दे आर IS8, IS10, IS36, 37 एंड 38। तो आज हम स्टार्ट करेंगे IAS8। IAS8 में हम लोग तीन चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, that is accounting policy, accounting estimates and errors। इसमें एरर्स आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एरर्स का एक और एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो हमने सीखा वो एज इट इज़ वैसे ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन एरर्स का एक डिफरेंट एस्पेक्ट हम इस स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। वो क्या है थोड़ी देर में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी। एग्जाम्पल से बात और भी क्लियर होगी। आज तक हमने डिफरेंट क्वेश्चंस में देखा, लिखा होता है कि जी क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हम ये बात सीखते हैं। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हवाले से जो भी मैनेजमेंट की अप्रोच होती है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बन जाती है कि हम लोग अपने स्टॉक को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। द स्टॉक विच इज अनसोल्ड, उसको मैंने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है या लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे करना है। दिस विल बी एन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब अकाउंटिंग पॉलिसी का सोर्स क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी का सोर्स मैनेजमेंट का माइंड है। मैनेजमेंट मीन्स एन अकाउंटेंट जो अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है, कि वो अपनी परसेप्शन से भी कोई पॉलिसी बना सकता है या उसका सोर्स कोई स्टैंडर्ड भी हो सकता है। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हवाले से जो पॉलिसी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका सोर्स IAS2 है। तो किसी स्टैंडर्ड का कोई पॉइंट अप्लाई करवा लेना या मैनेजमेंट अपने माइंड से कोई स्पेसिफिक पॉलिसी बना ले, बोथ आर एक्सेप्टेबल। अकाउंटिंग पॉलिसी। एक और पॉलिसी यहाँ पे लिखी हुई है जो अक्सर हमने नॉन करंट एसेट्स के क्वेश्चंस में देखी, वो क्या है? फुल ईयर्स depreciation in the year of purchase and no depreciation in the year of sale। अब ये पॉलिसी हम हर क्वेश्चन में, हर नॉन करंट एसेट के सिनेरियो में देखते हैं। या तो ऐसे लिखा होगा या क्या लिखा होगा कि द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन मंथली बेसिस, कि ईयर ऑफ परचेज में देखा जाएगा कितने मंथ हमने एसेट ईयर एंड डेट से पहले बाय किया, अकॉर्डिंगली उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली जाएगी। ईयर ऑफ सेल में देखा जाएगा कि कितने मंथ्स कोई भी एसेट हमारे पास रहा, उसके अकॉर्डिंगली उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली जाएगी। और ऑल्टरनेटिवली ये पॉलिसी हो सकती है जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही है, और वो क्या है कि जी ईयर ऑफ परचेज में पूरे साल की डेप्रिसिएशन और ईयर ऑफ सेल में देयर विल बी नो डेप्रिसिएशन। तो ये फर्म की पॉलिसी हो सकती है रिगार्डिंग नॉन करंट एसेट्स। अकाउंटिंग पॉलिसी को समझने के बाद जो हमने मेन हमारा टारगेट है वो क्या है? वो है जी कि इफ देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर हम किसी स्पेसिफिक मोमेंट पे हमें फील होता है कि जो हम पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं
उससे भी बेटर पॉलिसी हो सकती है और हम पॉलिसी को चेंज कर लेते हैं। जैसे पहले हम कहते थे कि जी क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, ये हमारी पॉलिसी चल रही थी, लेकिन हमने देखा कि ऑल द टाइम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना सूटेबल नहीं होता, इस पॉलिसी को चेंज हो जाना चाहिए। कैसे कि जी क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब ये पॉलिसी चेंज हो गई। इफ देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो इसको करना क्या है, इस चेंज को मैंने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है या अप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे एक ट्रीटमेंट लिखी हुई है, इसको पहले समझें, उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। वो क्या है जी, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी आर गिवन इन द प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सपोज आज हम 2020 में गुजर रहे हैं। 2019 तक हमारी पॉलिसी थी कि दी इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट। 2020 के स्टार्ट पे हमें लगा कि इसको चेंज हो जाना चाहिए और हमने पॉलिसी चेंज कर दी कि जी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे जाएंगे। अब हमने करना क्या है कि 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं, बट इवन देन हम क्या करेंगे, पिछले साल की जो इन्वेंट्री हमने कॉस्ट पे सारी की सारी रिकॉर्ड की हुई है, उसको हम दोबारा से वर्कआउट करेंगे और देखेंगे इफ देयर इज एनी वैल्यू जिसकी एनआरवी लोअर है, एनआरवी मींस सेलिंग प्राइस। अगर तो किसी भी इन्वेंट्री आइटम की एनआरवी कॉस्ट से लोअर है तो उसको एनआरवी पे लाएंगे। बट देयर इज अ पॉइंट कि वक्त तो गुजर चुका होता है। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप वक्त में पीछे जाके वैल्यूज को चेंज कर लें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक टेक्निक यूज की जाती है, उसको मैंने सीखना है, उसको अप्लाई करवाना है कि जब हम देखेंगे कि जी जो साल गुजर चुका है उसकी इन्वेंट्री, जब हम न्यू पॉलिसी अप्लाई करते हैं तो देयर इज अ चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब जब जाहिर है 2019 का क्लोजिंग स्टॉक अगर चेंज होगा, पहले जो भी था अगर वो चेंज होगा, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स चेंज होगी और उसकी वजह से प्रॉफिट की वैल्यू भी चेंज होगी। अब जो भी चेंज है, सपोज लास्ट ईयर का प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए विद द चेंज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अगर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज करता है तो जाहिर है प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। अब प्रॉफिट में जो इंक्रीज की वैल्यू होगी उसको अगर मैं ऐड करवा दूं टू द रिटेन अर्निंग्स अमाउंट या रिटेन अर्निंग्स वैल्यू, तो ये ऐसे ही है कि जैसे मैंने वक्त में पीछे जाके अपनी इनकम स्टेटमेंट को ठीक कर लिया या इनकम स्टेटमेंट दोबारा बना ली। उसकी वजह क्या है कि प्रॉफिट्स आर कंबाइंड इन द रिटेन अर्निंग्स वैल्यू। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में जितना इंक्रीज मैं करना चाहता हूँ, वो इंक्रीज्ड अमाउंट अगर मैं रिटेन अर्निंग्स में एडअप कर दूं तो ये ऐसे ही है कि जैसे मैंने पिछले साल में इसका इम्पैक्ट दे दिया। तो यही लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, टू गिव इफेक्ट्स इन प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अमाउंट ऑफ चेंज विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन रिटेन अर्निंग्स वैल्यू। मतलब वो एडेड और सब्ट्रैक्टेड वो हम सिचुएशन के मुताबिक डिसाइड करेंगे कि ड्यू टू चेंज अगर तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं हम तो रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर दें, और अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट हम डिक्रीज करना चाहते हैं तो उतनी अमाउंट हम रिटेन अर्निंग्स में से लेस कर देंगे। तो अभी तक हमने सीखा कि एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स, फिर हमने देखा कि ये पॉलिसी चेंज भी हो सकती है, उसको हमने एग्जांपल्स के साथ समझा। फिर हमने बात की कि अगर पॉलिसी चेंज हो जाए तो उसको मैंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अप्लाई कैसे करवाना है। आगे चलते हैं। देन here is accounting estimate. Estimates
or different judgments are applied while preparing financial statements. कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो डिफरेंट एस्टिमेट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन का जो रेट हम अप्लाई करते हैं 10% ऑन कॉस्ट, 15% ऑन नेट बुक वैल्यू, ये जो रेट हम अप्लाई करते हैं दिस इज टोटली एन एस्टिमेट। किसी अकाउंटिंग की बुक में नहीं लिखा हुआ कि आप ये रेट अप्लाई कर लें, कोई रूल ऐसा नहीं लिखा हुआ। दिस इज टोटली एन एस्टिमेट कि जो भी उस मशीनरी का एक्सपर्ट है या स्पेसिफिक नॉन करंट एसेट का एक्सपर्ट है, उनकी लाइफ के बारे में वो जानता है, तो वो एक रेट सेट कर देता है कि हर साल तकरीबन इतनी अमाउंट या इतने से इसकी वैल्यू डाउन होती रहेगी, और वो हम रेट निकाल लेते हैं कि कितना रेट है। इसी तरह से रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब ये भी जो हम ईयर एंड डेट पे रिसीवेबल्स के ऊपर एक प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं 2%, 2.5%, 3% एटसेट्रा, ये टोटली एक एस्टिमेट होता है। कोई भी इसको कंफर्म नहीं कर सकता कि दिस मस्ट बी द रेट ऑफ प्रोविजन। ये रेट्स भी चेंज होते रहते हैं, और ये जो रेट हम पिक करते हैं ये टोटली इसका सोर्स एक एस्टिमेट होता है, एक जजमेंट होती है। इसी तरह से किसी नॉन करंट एसेट की यूजफुल लाइफ, कि मैं एक मशीनरी अपनी फैक्ट्री में लेके आता हूँ, तो मेरा एक अंदाजा होता है कि ये मशीन जो है वो आने वाले तकरीबन 20 ईयर्स चलेगी। अब ये 20 ईयर्स जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, कि जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, या तो मैं खुद इतना एक्सपर्ट हूँ, अगर मुझे खुद नहीं समझ आएगी तो मैं किसी एक्सपर्ट को बुलाऊंगा और उससे एस्टिमेट लगवा लूंगा। अब ये तो हो गया अकाउंटिंग एस्टिमेट। उसके बाद है जी इफ देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पॉलिसी चेंज हो जाती है, इसी तरह से एस्टिमेट्स भी चेंज हो जाते हैं। सपोज हमने एक एसेट की लाइफ 20 ईयर्स एस्टिमेट की, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स हमें अंदाजा हुआ कि ये 20 ईयर्स तो नहीं चलने वाला, इसकी लाइफ मैक्सिमम 15 ईयर्स होगी। अब ये जो हम 20 ईयर्स से 15 ईयर्स पे आ गए हैं, ये एस्टिमेट में चेंज आ गया। और एस्टिमेट में जो चेंज है इसकी ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। इसमें क्या है कि जिस दिन आप एस्टिमेट चेंज करें तो उस चेंज के मुताबिक जो न्यू वैल्यूज होंगी वो आपने अप्लाई करवा देनी है इन द करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप गुजरे हुए वक्त में पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखेंगे, ना ही प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई वैल्यू प्लस माइनस करेंगे, ऐसी कुछ भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विल बी गिवन इन द प्रेजेंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रेजेंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सो ऑन। फ्यूचर में हम न्यू एस्टिमेट के मुताबिक वर्किंग करते रहेंगे। नो नीड टू सी बैक। और ये जो हम आज करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फ्यूचर में इफेक्ट देने जा रहे हैं, इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखें, अगर आपसे पूछा जाए जी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स मींस कि टू गिव इफेक्ट इन द करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सो ऑन एंड इन फ्यूचर ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई इम्पैक्ट नहीं देते, जस्ट करंट ईयर को देखा जाता है, प्रेजेंट ईयर को देखा जाता है। दिस इज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इससे पहले हमने जो पॉलिसी को देखा, इसमें आपने देखा था कि हमने प्रीवियस ईयर में भी इम्पैक्ट देना होता है, और ये जो हमने प्रीवियस ईयर में इम्पैक्ट देना होता है इसको कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मींस कि जब हमें किसी भी मोमेंट पे पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करना पड़ जाए, तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। टू गिव इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली, इसको हम यूं कह सकते हैं। और जब हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को न्यू एस्टिमेट के मुताबिक बनाएंगे एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो हमने सीखा अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है,
उसकी एग्जांपल्स, और एस्टिमेट्स अगर चेंज हो जाएं तो उसको हमने कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अप्लाई करवाना है। उसके बाद एरर्स पे बात करते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम यहाँ पे एरर्स को सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है जो हमने पहले सीखी कि जी जस्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यहाँ पे हम एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है। सपोज देयर इज अ सिचुएशन कि 2019 में कुछ हमारे रिकॉर्ड्स में मिस्टेक्स हो गई थी, कुछ एरर्स हो गए थे, लेकिन 2019 के एंड तक हम उन एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सके, फाइंड नहीं कर सके। देयर इज अ क्वेश्चन कि अब हमने क्या करना है। दोबारा से समझें कि 2019 के दौरान एरर्स अकर हुए डबल एंट्री में, लेकिन वो एरर्स 2019 के ईयर एंड डेट तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई और हम 2020 में आ गए, तो सवाल ये पैदा होता है कि अब उन एरर्स का क्या किया जाएगा। सपोज हमें 2020 में आ गए, वो एरर्स पता चलते हैं ड्यूरिंग आवर फर्दर वर्किंग, हमें अंदाजा होता है कि जी हमसे तो कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। तो अब मैंने क्या करना है, तो इस मोमेंट पे स्टैंडर्ड हमें गाइड करता है कि अभी आप देखेंगे कि क्या लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो गई हैं और डायरेक्टर्स के साइन हो गए हैं, और क्या वो पब्लिश हो चुकी हैं, मतलब शेयर होल्डर्स को वो जा चुकी हैं। अगर तो ऐसा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल सिग्नेचर हो गए हुए हैं अथॉरिटीज के और वो पब्लिश होने के लिए चली गई हैं या पब्लिश हो चुकी हैं, तो फिर बेशक वो एरर्स लास्ट ईयर के थे, उनको हम करंट ईयर में रेक्टिफाई कर लेंगे, और जो भी वैल्यूज में चेंज आएगा वो चेंज हम ज़रूर उसको अपडेट कर लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि अभी 2020 के फर्स्ट मंथ में ही हमें पता चल जाता है कि जी देयर वाज सम सच एरर्स। तो आप जहन में रखेंगे ईयर एंड डेट के फौरन बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना तो प्रिपेयर होती हैं और ना ही फौरी तौर पे फाइनल सिग्नेचर्स के बाद वो पब्लिश होने के लिए चली जाती हैं। इट टेक्स टाइम, नॉर्मली 2 to 3 मंथ्स का टाइम हमें चाहिए होता है। तो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल करने के लिए एक ऑडिट का भी प्रोसेस चल रहा होता है। तो ऑडिट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने पब्लिश होना होता है, उससे पहले नहीं। लेकिन ये जो टर्म हम बोलते हैं ऑडिट की, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो हमने यहाँ पे किस चीज़ को कंसीडर करना है कि एरर्स बेशक पिछले साल में थे, अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश हो चुकी हैं, इट मीन्स कि अब उनको लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपडेट करना या रेक्टिफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट ईयर मतलब 2020 में ही अपडेट कर लेंगे। लेकिन अगर पॉसिबल है, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश नहीं हुई, तो फिर हम क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर के रिजल्ट्स अभी उन पे काम हो रहा है, तो उनमें एरर्स को रेक्टिफाई करवाएंगे, वैल्यूज को अपडेट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल करेंगे। सो दिस इज IAS 8। इसके बाद हम सीखेंगे IAS 10 एंड सो ऑन। IAS 10 बिल्कुल शार्ट सा है, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। IAS 10 सिर्फ ये एक ही पेज पे इसके पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ आपको इसके जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे, और वो जूम पे ही शेयर किए जाएंगे। जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो गूगल क्लासरूम में आने हैं, कीप नोटेड। लेकिन जो इसके डिटेल्ड नोट्स होंगे वो आपको जूम पे ही मिल जाएंगे, तो आपने वो डाउनलोड करके उनको थोड़ा थॉरोली स्टडी करना है, ताकि आप बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंडिंग ले सकें। जहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो इस पे बात करते हैं। ये आप बहुत जल्द समझेंगे, वो क्यों कि अभी हम एक बात डिस्कस कर रहे थे कि
ईयर एंड डेट के फौरन बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश नहीं हो जाती, इट टेक्स टाइम, हमें एक टाइम चाहिए होता है। तो वो जो टाइम है ईयर एंड डेट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश होने के दरमियान जो टाइम होता है, उस टाइम में अगर कोई ऐसा इवेंट अकर होता है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती है कि जिसके बारे में हमें समझ ना आए कि भाई क्या करें, इसको पिछले साल में ठीक करवाना चाहिए या नेक्स्ट ईयर में, तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड हमें गाइडेंस देता है। तो वहां पे जो दो मतलब डिफरेंट तरह के इवेंट्स होते हैं, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। सम आर एडजस्टिंग इवेंट्स एंड सम आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। अब एडजस्टिंग इवेंट्स नाम से ही समझ आ रही है कि भाई इन इवेंट्स को, इन ट्रांजैक्शंस को हमने प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपडेट करवाना है या इनका इम्पैक्ट उधर देना है। एग्जाम्पल से बात समझ आएगी कि देखें 2019 का ईयर एंड आप एज्यूम कर लें, तो 31 दिसंबर 2019 पे हमारे कुछ रिसीवेबल्स थे जो कि वेरी आफ्टर 2020 के बिल्कुल स्टार्ट पे जनवरी में ही बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो कॉमन सेंस क्या कहती है कि भाई ये क्योंकि ईयर एंड डेट पे एग्जिस्ट कर रहे थे और ऑब्वियसली ये 2019 की सेल से रेलेवेंट ये रिसीवेबल्स हैं, बेशक वो बैंकरप्ट होते हैं 2020 के जनवरी में, तो इन बैड डेट्स को हम क्या करेंगे 2019 की इनकम स्टेटमेंट में कंसीडर करवाएंगे और रिसीवेबल्स को रिड्यूस करवाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। क्यों? क्योंकि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनली अथॉरिटीज के सिग्नेचर के बाद पब्लिश नहीं हुई, अभी उन पे काम हो रहा है। सो दिस इज पॉसिबल कि हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कर लें या अपडेट कर लें। अब देखिए कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका ईयर एंड डेट पे कोई अंदाजा नहीं होता, जैसा कि वेयर हाउस में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, कोई जल्जला आ जाता है या सैलाब आ जाता है। तो ये जो इवेंट्स हैं, नेचुरल इवेंट्स हैं, इनके बारे में कोई इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता एक्यूरेटली। साइंस ने बहुत डेवलप किया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हादसा होते हैं जो कि अचानक हो जाते हैं, हम उनको नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो वो इवेंट्स, वो वाकयात जिनको मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसके ऊपर अब डिस्कशन है कि देखा जाएगा कि ड्यू टू सच इवेंट अगर तो बड़ा मेजर लॉस हुआ है, मतलब एक मटेरियल अमाउंट का लॉस हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक पैराग्राफ लिख देंगे, एक डिस्क्लोजर ऐड कर देंगे। और अगर बड़ा इमटेरियल है, मतलब छोटा मोटा लॉस है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस तरह की इमटेरियल अमाउंट के लिए जो है वो इतने कंसर्न नहीं होते। अलबत्ता मटेरियल अमाउंट हो तो उसके लिए डेफिनेटली वो कंसर्न होंगे। तो उसका फिर हम एक डिस्क्लोजर दे देते हैं ताकि उनको पता हो कि कंपनी में कितना लॉस हो चुका है, क्या वाकयात हो चुके हैं। तो अब जब आपको इसके नोट्स मिलेंगे, डिटेल नोट्स मिलेंगे, तो उसमें क्या है कि एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपको वहाँ पे मिलेंगी। आप उन एग्जांपल्स को देखेंगे और देखेंगे कि क्या आपको समझ आ रही है कि ये अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो क्यों एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो क्यों नॉन एडजस्टिंग है। तो प्लीज़ आपने इसको थॉरोली पढ़ना है। जो बात नहीं समझ आएगी वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद IAS 36 है, लेकिन आज इतना ही। IAS 8 एंड 10 जो इसके डिटेल्ड नोट्स हैं वो आपको जूम पे ही शेयर कर दिए जाएंगे, वो आप ज़रूर पढ़ें। और आज की क्लास के बाद आपको जो प्रीवियस टॉपिक हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कंक्लूड किया है, उसकी एक असाइनमेंट शेयर की जाएगी और वो असाइनमेंट आपको गूगल क्लासरूम में मिलेगी। आपने उसको सॉल्व करना है और गूगल क्लासरूम में ही सबमिट करवाना है ताकि उसको मार्क किया जा सके, वो मार्क्स आपको शेयर किया जा सके। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।